यूज कर सकते हैं। जब हम सर्वर साइड डेवलपमेंट पर जाएंगे, बैकएंड डेवलपमेंट पे जाएंगे, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि वो कैसे काम करती हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर आपको लॉजिक आपके फ्रंट एंड पर भी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक कैलकुलेटर बनाते हैं जिसमें आपने लिखा वो कैलकुलेटर केवल सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है, और आपके वेबसाइट खुली, आपकी वेबसाइट पे किसी ने एक इनपुट फील्ड बनी हुई है जिसमें ये डालना है कि आप रेडियस इनपुट करें और बटन क्लिक करें और आपको एरिया पता चल जाए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपने ये रेडियस इनपुट करवाई यूजर से, देन आपने इस रेडियस को वापस भेजा सर्वर पर, वहां पर एरिया कैलकुलेट हुआ और फिर उसने भेजा आपकी मशीन पर, ठीक है, क्लाइंट की मशीन पर वापस भेजा, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे यूजर ने रेडियस इनपुट करी, ठीक है, और आपने वो रेडियस सर्वर पर भेजी, तो क्या होगा, उसमें नेटवर्क कॉल लगेगी। नेटवर्क कॉल मतलब कि आपकी रेडियस, आप जो क्लाइंट आपका है वो आपके एक ब्राउजर पे चला रहा है अपने पर, और सर्वर आपका किसी और शहर में किसी एक और दूसरी लोकेशन पे चल रहा है। तो यहाँ से रेडियस को भेजने के नेटवर्क के थ्रू जाएगी, इंटरनेट के थ्रू जाएगी, वहाँ पर कुछ कंप्यूटेशन होगी, जो रिजल्ट बनेगा वो वापस से नेटवर्क के थ्रू आएगा और फिर आपके सिस्टम में लोड होगा, तब आपका क्लाइंट जो है वो एरिया देख पाएगा। अब क्योंकि पूरे पार्ट में नेटवर्क इंक्लूड हो गया, तो नेटवर्क की वजह से डिले हो सकता है, नेटवर्क स्लो हो सकता है, प्लस नेटवर्क की कॉस्ट है, और काम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उसको सर्वर पे जाके करवाने की जरूरत पड़े। ऐसे केसेस में जहां आपको बहुत छोटा सा लॉजिक चलाना रहता है, जहां कुछ आपको स्पेसिफिक चीजें ही करनी रहती हैं, कोई बहुत बड़ा कंप्यूटेशन या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन नहीं करनी होती है, नॉर्मल नॉर्मल लॉजिक चलाने होते हैं, तब आपका ब्राउजर भी उन लॉजिक्स को चलाने का सपोर्ट करता है। लॉजिक को लगाने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज होती है, हम उसका यूज करते हैं। जिस केस में जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है, जो भी आपका लॉजिक वाला पार्ट है, वो यहाँ पे होगा। अभी क्या होगा कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे इसे, तो क्या होगा कि आपने रेडियस इनपुट कराई, वहीं के वहीं आपके ब्राउजर ने एरिया कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन क्यों केवल छोटे ही लॉजिक या सिंपल कंप्यूटेशन ही चलती है फ्रंट एंड पर, कॉम्प्लेक्स वाली नहीं चलती हैं, वो बैक एंड पर क्यों चलती हैं, उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है, जो है मेमोरी कंस्ट्रेंट का। आपका ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो आपके डेस्कटॉप में चल रहा है या आपके मोबाइल में चल रहा है। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी लैपटॉप या मोबाइल या किसी भी डिवाइस पे रन करते हैं, तो वो रैम के अंदर मेमोरी लेती है, और हम सबको पता है कि रैम आपके पूरे मेमोरी सिस्टम का बहुत छोटा सा हिस्सा होती है। हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में 500 जीबी, 1 TB, 2 TB ऐसे हार्ड डिस्क रहती है, ठीक है, लेकिन रैम 4 GB, 8 GB, 16 GB बस इतने तक ही रहती है। कुछ केसेस में अच्छे स्ट्रॉन्ग सिस्टम में 32 GB से 64 GB तक जाती है, बट फिर भी 64 GB इज फार लेस देन 1 TB और 2 TB। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन चलती है वो रैम में आती है, और रैम से ही सारा डेटा एग्जीक्यूट होता है। तो क्योंकि ब्राउजर आपका रैम में लोड हुआ, सारी कंप्यूटेशन रैम में हो रही है, और अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं रैम के अंदर, तो वो इतनी मेमोरी लेने लगेगा कि या तो आपकी दूसरी एप्लीकेशंस क्रैश होने लगेंगी, या फिर आपका ब्राउजर खुद क्रैश हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बंद हो जाएगी। इस वजह से ब्राउजर एंड पे सिंपल, नॉर्मल और रिक्वायर्ड लॉजिक्स फ्रंट एंड पर चलते हैं। दूसरा लॉजिक इस बात का ये है कि जब भी आपको डेटा पर काम करना होता है, तब उस केसेस में क्या होता है कि डेटा आपका डेटाबेस पर है, डेटाबेस से डेटा लाने के लिए आपके
आपके पास फ्रंट एंड से एक ही तरीका है कि आप बैक एंड पर जाएं और सर्वर से मांगे, वो आप फ्रंट एंड पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी डेटाबेस के किसी डेटा पर लॉजिक लगाना होता है, तो क्योंकि सर्वर एक बड़ी मशीन होती है जिसका काम ही लॉजिक लगाना होता है, तब फिर वो डेटा जो है वो वहीं पर एग्जीक्यूट करके और रिजल्ट्स केवल फ्रंट एंड पर भेजे जाते हैं। ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से फ्रंट एंड पर प्रोग्रामिंग होती है या फ्रंट एंड पर लॉजिक लगाए जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम ये चीज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तो आप वेबसाइट के साथ या वेब एप्लीकेशन के साथ बहुत ज़्यादा और बहुत अमेजिंग चीज़ें कर सकते हैं। आज की क्लास हम जावा स्क्रिप्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट हमने ये भी डिस्कस किया कि वो वेबसाइट के लिए या वेब एप्लीकेशन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी अगर उसमें कुछ लॉजिक बिल्ड करना है आपके फ्रंट एंड पर, आपके ब्राउजर पर, तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है। तीसरी बात यह है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो वेब पेजेस का बिहेवियर भी हम उससे मैनेज कर सकते हैं। अभी तक जो आपने पेज बनाए HTML और CSS को, वो मोर और लेस स्टैटिक थे, उसमें चीजें चेंज नहीं हो रही थी। आपने एक बार बना दिया, हर बार आपकी फाइल लोड होगी वो वैसा ही रहेगा, उसमें चीजें आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का यूज है कि आप इसके थ्रू अपने वेब पेज को डायनेमिक बना सकते हैं। आपके जो भी चीजें हैं वो अलग अलग इवेंट पे, अलग अलग एक्शन पे अलग अलग बिहेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए जावा स्क्रिप्ट कैसे किसी प्रोग्राम में लगाई जा सकती है, कैसे किसी वेब पेज में लगाई जा सकती है। जैसा कि हमने CSS में देखा था कि उसमें स्टाइल करके एक टैग था, एक HTML स्टाइल टैग था, जिसमें हम लोगों ने तीन तरीके से CSS को लगाया था। एक था कि हमने टैग के अंदर ही इनलाइन एट्रीब्यूट के तरीके से लगा दिया था। दूसरा था हमने हेड टैग के अंदर जो है वो स्टाइल टैग को लगाकर और उसके अंदर CSS को लिखा था। और तीसरा तरीका ये था कि हमने जो हमारा पूरा CSS की स्टाइल शीट थी उसको अलग बना दिया था और उसका लिंक जो है वो हमने अपने HTML पेज में दे दिया था, और हमने देखा था कि किसके कंपेयर में कौन सा तरीका जो है वो बेटर है। ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट को लगाने का तरीका है। जावा स्क्रिप्ट के साथ वही तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप किसी एट्रीब्यूट में स्क्रिप्ट, किसी HTML टैग में स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट का यूज करें और वहां पर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दें। कोड कैसे लिखेगा अभी हम लोग देखेंगे। एक तरीका ये है कि आप स्क्रिप्ट टैग, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है वो आप जावा स्क्रिप्ट टैग आप लगाएं। वो आप हेड टैग के अंदर लगा सकते हैं, वो आप बॉडी टैग के अंदर लगा सकते हैं, और दोनों जगह क्यों लगा सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे हेड टैग हम स्टाइल में लगा रहे थे, स्टाइल का जो टैग है वो हम हेड टैग में ही लगा रहे थे मोस्टली, लेकिन बॉडी में लगाना अवॉइड कर रहे थे। लेकिन स्क्रिप्ट टैग हम बॉडी और हेड दोनों में लगा सकते हैं, तो वो हम ऐसा क्यों करते हैं वो देखेंगे। तो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं। और जो तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो ये है कि आप स्क्रिप्ट जो है अपनी जावा स्क्रिप्ट वो एक अलग फाइल में लिखें। जैसे आपने CSS की स्टाइल शीट लिखी थी उसको .js एक्सटेंशन के साथ सेव करें, विच इज द मीनिंग ऑफ कि ये फाइल जो है वो जावा स्क्रिप्ट की है, जावा स्क्रिप्ट में ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, और फिर उसको अपने वेब पेज में इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, ये तीन तरीके हैं जो हमने ये डिस्कस किया कि ये स्क्रिप्ट टैग है, और हमने स्टाइल टैग को हेड टैग के अंदर ही लगाया था, लेकिन स्क्रिप्ट टैग जो है उसको हम हेड एंड बॉडी टैग के अंदर लगा सकते हैं और उसके अंदर लॉजिक लिख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपका जो भी ये जावा स्क्रिप्ट वाला पार्ट है वो मोर और लेस आपका पेज लोड होने के बाद का ही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में।
या लॉजिक जो होता है वो आप बाद में ही रन करना चाहते हैं, पेज के साथ रन नहीं करते हैं। लेकिन स्टाइलिंग के केस में ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आपका वेब पेज लोड होते होते ही स्टाइलिंग होने लगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आपका वेब पेज कभी स्लोली स्लोली ऊपर से नीचे की तरफ लोड हो और आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, तो ऐसा नहीं होता है कि वो पहले पूरा पेज सिंपल लोड हो गया एंड देन अचानक से कलरफुल हो गया। अगर वो पूरा सिंपल लोड हुआ है तो वो चल जाता है, लेकिन अगर वो कलरफुल लोड हो रहा है, स्टाइल फॉर्म में लोड हो रहा है, तो वो ऊपर से ही स्टाइल में लोड होना स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ धीरे धीरे पूरा ओपन होता जाता है अगर आपका नेटवर्क है। ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर से ब्लैंक हो गया और नीचे से स्टाइल हो गया। उसकी वजह यही है कि वो जो भी स्टाइल शीट होती है वो स्टार्टिंग में ही लिंक हो जाती है, और स्टार्टिंग में लिंक हो जाने के साथ साथ वो HTML पेज में शुरू से ही जो है स्टाइलिंग करती चलती है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट आपको प्रोग्रामिंग के लॉजिक के साथ नहीं चाहिए होती है, इसलिए आप स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग एंड बॉडी टैग दोनों में लगा सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी फाइल थी जो हमने लास्ट टर्म पे बनाई थी, इसमें हमने कुछ पी टैग एंड H1 टैग वगैरह लगाए थे, क्लास एंड आईडी वगैरह दी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टाइल टैग को लगा देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाते हैं। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी किसी की आईडी है stw inner html and inner पेज को चेक करते हैं कि कैसे चलेगा। अभी आप अगर देख रहे हैं तो हमने स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन वो स्क्रिप्ट जो है अभी भी केवल नॉर्मल ही चल रही है, मतलब स्क्रिप्ट यूज नहीं हुई। तो वो स्क्रिप्ट क्यों नहीं यूज हुई वो अब हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने यहाँ पर पी टैग लिखा, आपका पेज लोड हुआ। ठीक है, लेकिन जब पेज लोड हो गया तो ये जो आपकी स्क्रिप्ट लिखी है ना, ये स्क्रिप्ट कहीं पर भी यूज नहीं हुई। तो मैं ये जो आपने स्क्रिप्ट लिखी, ये स्क्रिप्ट कहीं पर भी इस स्क्रिप्ट को कॉल नहीं किया गया, तो इस वजह से ये चला नहीं। लेकिन अगर हम उसकी जगह क्या कर दें कि इसको यहाँ से हटा दें हेड टैग से और बॉडी टैग में लगा दें, और फिर से इस पेज को रन करने की कोशिश करें। ये देखिए, लास्ट लाइन अगर आपको दिख रही हो तो हरे रामा की जगह आपका सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वर्कशॉप हो गया। कैसे हो गया? एक्चुअल में जो आपका वेब पेज है, ठीक है, आपका वेब पेज इतना ही है, यानी वहां पर जो ये पी टैग है जिसकी आईडी stw है, वहां पे एक्चुअल में हरे रामा ही लिखा हुआ है। लेकिन आपने क्या किया है, जब आपका जैसे ये पेज लोड होता है, हो ये रहा है कि जैसे ही आपका पेज लोड हो रहा है वहां पर हरे रामा बन रहा है। लेकिन जैसे ही हरे राम बनने के बाद नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है, डॉक्यूमेंट में जो है stw वाले टैग को चेंज करके वहां पर ये चीज डाल दो। और वो जैसे ही इस चीज को डाल रहा है, तुरंत क्या हो रहा है कि वो इसमें जो भी टैग लिखा हुआ है उसमें जो भी वैल्यू जानी थी उसको चेंज करे दे रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली इसके साथ ये चीज हो रही है। हम इसका दूसरा एग्जांपल एक मेथड के फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे।
अभी क्या है कि ये माई फंक्शन है, हम इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इसमें एक बटन लगाया है, अगर आपको लाइन नंबर 22 दिख रही हो तो इसमें मैंने एक ये बटन लगाया है, और इस बटन में मैंने बोला है कि ऑन क्लिक, यानी जब भी उस बटन पे क्लिक किया जाए तो माई फंक्शन यानी जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, आप अभी के लिए मान सकते हैं कि ये कोड है, तो ये फंक्शन जो है वो कॉल हो। ठीक है, अभी हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे देखिए हरे रामा ही लिख के आ रहा है, क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन था। अभी भी देखिए कोड वही है, जावास्क्रिप्ट का कोड वही लिखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि हमने इसको फंक्शन में डाल दिया, तो अब ये नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस फंक्शन को जो कॉल करेगा तब ये एग्जीक्यूट होगा अंदर का कोड जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसीलिए अभी हरे रामा ही लिख के आ रहा है। लेकिन ये जो हमने बटन बनाया था वो बटन बन गया, हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये अभी नहीं चल रहा है, इसमें शायद सिंटेक्स की प्रॉब्लम होगी, या और हम इस स्क्रिप्ट को लोड कर लेते हैं। ये देखिए, यानी कि जैसे ही हमने ये क्लिक किया यहाँ पे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वर्कशॉप लिखकर आ गया। अब इसमें हम बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं, यानी अब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, एक बटन है वो एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, जब भी उस पर क्लिक किया जा रहा है, हमने ऑन क्लिक बोला और उसके फंक्शन पे कॉल कर रहा है। फंक्शन का मतलब क्या, एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम जो कुछ एक स्पेसिफिक काम कर सकता हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हो, अभी तो आपको लगा कि एक टैग की वैल्यू चेंज है, लेकिन आप इसके अंदर कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, आप कंडीशंस लगा सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं, लूप चला सकते हैं, मतलब लॉजिक के एक्सटेंड तक आप जितना कुछ भी सोच सकते हैं वो सारा का सारा आप फंक्शन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसी में एक और फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, फंक्शन माई फंक्शन टू डॉक्यूमेंट और किसी को आईडी है, किसी को आईडी दे देते हैं, STW STW2, ये STW ही रखते हैं। ठीक है, और इक्वल टू एक और बटन लगा देते हैं, और यहाँ पे माई फंक्शन टू को कॉल करते हैं। अभी देखिए हमारे पास दो बटन है, स्टार्ट इन एंड स्टॉप इट, और हमारा टैग वही है जो आईडी वाला लास्ट लाइन वाला। ठीक है, हरे कृष्णा वाला। स्टार्ट इट करते हैं क्या आता है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग स्टार्ट, स्टॉप इट करते हैं क्या आता है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग स्टॉप। तो ये जो डायनेमिज्म है कि आपका पेज चेंज हो सकता है, आपके बटन्स पे कुछ एक्शन हो सकता है, वो आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मिलता है। ठीक है, और आप कर ये भी सकते थे कि आप यहाँ से ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल को, टैग को ऐसे कट करते, ठीक है, एक नई फाइल बनाते, यहाँ इसको पेस्ट कर देते, एंड कर लेते हैं टेस्ट।
सोर्स। करंट डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, जिसमें हम करंट फोल्डर कह सकते हैं या करंट डायरेक्टरी कह सकते हैं, जिसमें आप अभी हैं। ठीक है, तो चलाने की कोशिश करें। ये आ गया, बटन आ गया। ठीक है, अभी हमने बाहर से स्क्रिप्ट को भी चलाकर देख लिया, अंदर से भी स्क्रिप्ट को चलाकर देख लिया, और उसमें लिंक भी कर दिया है स्क्रिप्ट को। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्रोग्रामिंग के लॉजिक को अपने वेब पेज के स्ट्रक्चर से जो है वो बाहर रखें हमेशा। ठीक है, अभी हमने केवल आईडी, ये जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि क्लास एंड आईडी का इम्पोर्टेंस जो है वो स्टाइलिंग में भी होता है और जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टाइलिंग में हमने लास्ट में देख लिया था, ये अभी हमने आईडी के साथ देख लिया है, क्लास के साथ भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को और लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में आउटपुट को हम कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आउटपुट दिखाने के कई तरीके हैं। एक है इनर HTML का यूज करके, जिसमें हम क्या करेंगे कि किसी एक HTML एलिमेंट को चेंज करेंगे। हमने देखा था ना HTML में टैग्स हैं, टैग्स आर एलिमेंट्स, तो उन HTML के एलिमेंट्स को, जैसे अभी p टैग था या हेड टैग है या कोई लिंक है या कोई इमेज है, उसको चेंज किया जा सकता है इनर HTML के थ्रू। दूसरा एक तरीका आउटपुट दिखाने का है डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके। ठीक है, उसमें भी आप HTML एलिमेंट की जगह जो है वो आउटपुट दिखा सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक इनर HTML के कंपेयर में है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा एक तरीका है अलर्ट का, जिसमें कि आपको एक विंडो का एक अलर्ट बॉक्स टाइप का, पॉपअप टाइप का दिख सकता है। और चौथा तरीका है जो मोस्टली डीबगिंग करने के काम आता है, जिसमें आप ब्राउजर के कंसोल पे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। इनर HTML आपने देखा, ये जो हमारे फंक्शन थे जावास्क्रिप्ट के, इसमें देखिए हम क्या कर रहे थे कि एलिमेंट बाई आईडी, यानी हमने एक एलिमेंट जिसकी आईडी stw है उठाया। stw आईडी किस एलिमेंट की है? इस एलिमेंट की है जो p टैग लाइन नंबर 16 में हाईलाइटेड है, इसकी आईडी जो है वो stw है। उसने इसको उठाया और इसके इनर HTML में, यानी इसके HTML पार्ट में उसने चेंज कर दिया। ठीक है, वॉट यू कैन डू इज, की जगह पे मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ। तो एक तरीका तो ये आउटपुट करने का हो गया। दूसरा तरीका आप ये और कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट में आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपने मतलब उसका जो सिंटैक्स फॉर्मेटिंग वाला सिस्टम है उसके ने सबलाइम का, उसकी वजह से वो लिख गया, वो मैंडेटरी नहीं है टाइप लिखना। दूसरा तरीका है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग स्टार्ट। ठीक है, इस पेज को सेव करके लोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी आपका सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग स्टार्ट जो है वो लिख कर आ गया। तो वो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग स्टार्ट, ये जो आपका आउटपुट था ये लिख के आ गया। ये आउटपुट आपका डायनेमिक है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि हरे रामा भी लिखा है और ये भी लिख के आ गया था, हम इसको टैग में ही लगा देते। पर आपका हरे रामा स्टैटिक है, वो p टैग में लिखा हुआ है HTML के अंदर, यानी कि वो पेज स्ट्रक्चर का पार्ट है। जबकि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग स्टार्ट जो लिख कर आया है वो आपके आउटपुट का पार्ट है। तो अब आउटपुट लिखने के दोनों तरीके हो गए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में और इनर HTML में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब तक आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपके पेज के साथ, यानी कि
जब भी आपका पेज लोड हो रहा है तभी अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट चल रहा है तब तो वो आपके पेज के साथ ही लिख देगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका पेज लोड होने के बाद चला, यानी आपका पेज लोड होना बंद हो चुका था, फिर कुछ हुआ और उसके बाद वो चला, सब चीज़ें बहुत अलग तरीके से बिहेव करेंगी। अभी क्या हुआ कि आपका पेज लोड हो रहा था, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा था जब, तब उसको हरे रामा मिला, देन उसको एक स्क्रिप्ट का कोड मिला, उसने लिख दिया, देन बटन मिले और फिर उसका लोड होना बंद हुआ। लेकिन मानिए कि हम यही डॉक्यूमेंट डॉट राइट उठाकर, ये जो आपका कोड है, ऐसे इसमें कमेंट करने का तरीका जावा की तरह ही होता है। कमेंट जिस कोड को आप कर देंगे वो लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने डबल स्लैश लगा के पहली लाइन को कमेंट कर दिया तो वो लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसकी जगह जो एग्जीक्यूट होगा वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ठीक है। सेमी कॉलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टी लाइन कोड में वो लगाना ज़रूरी रहता है जिससे कि आपको कोड पता चले। तो अभी आपका देखिए कि एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग स्टार्ट कैसे लिख कर आ रहा है, उसकी वजह है आपका ये वाला स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। इस स्क्रिप्ट टैग को आप हटा देते हैं, ठीक। इस पेज को लोड करते हैं। अभी आपका पुराना हो गया। अब स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। ध्यान से देखिए इसे। पहले लिखा हुआ था कि stw एलिमेंट, stw id वाले एलिमेंट को उठाओ, उसका इनर html चेंज करके इनर html में उसके ये लिखो, तो वो ये लिख रहा था। अभी हमने उसकी जगह क्या कर दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए आप, जैसे आप स्टॉप इट कॉल करते हैं जिसमें इनर html लिखा था, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग स्टॉप ही लिख के आता है। अब आपका पेज लोड हो चुका है, ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं वो डायनेमिक हैं, यानी आप पेज लोड होने के बाद एग्जीक्यूट हो रही हैं। स्टार्ट इट पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने आपका पूरा HTML पेज हटा दिया और जो आपने उसमें आउटपुट दिया था केवल वही आउटपुट लिख दिया उसने यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे जब अभी हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने पूरा HTML पेज ही हटा दिया और केवल जो है आपका जो उसमें पास हुआ था राइट मेथड में केवल वो लिखा। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपका वेब पेज आ जाएगा, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं बटन पे तो हो जा रहा है। इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि पेज तो आपका यही है, लेकिन ये चीज़ आपके ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट हो रही है, यानी डायनेमिकली आपका जावास्क्रिप्ट का कोड चल रहा है जो इस चीज़ों को कर रहा है। पेज आपका यही है, इसीलिए रिफ्रेश होने पे वही पेज आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये दो तरीके हमने आउटपुट के देखे। तीसरा तरीका होता है विंडो का। आप विंडो के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि विंडो डॉट अलर्ट, को हम चलाने की कोशिश करते हैं। ये आपका पेज एंड ये पॉपअप, ठीक है। तो जो आपके कई बार वेबसाइट में पेज आ जाते हैं वो इस वजह से आ जाते हैं। मतलब एक फ्रंट एंड पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्वर से कुछ एग्जीक्यूट होके आए और देन आपने रिजल्ट इस तरीके से शो किया। तो ये आउटपुट दिखाने का तरीका है, तो आउटपुट हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तीसरा तरीका, ये आपने तीन तरीके देखे, एक तीसरा तरीका जो है वो है कंसोल डॉट लॉग का। विंडो डॉट अलर्ट की जगह हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं। कंसोल को देखने के लिए आप जाएंगे इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो ब्राउज़र का कंसोल है वो ये रहा,
यहाँ आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, आपका पूरा कोड दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं, ये फाइल है, ये रहा आपका कंसोल। और देखिए मैंने 4 बार बटन क्लिक किया है तो इसने 4 बार ये प्रिंट किया है, ठीक है। इसको और क्लिक करते हैं, ज्वाइनिंग सून द क्लास, सून द क्लास, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? जब आप अपना वेबसाइट बनाएंगे और आप कुछ आउटपुट दिखाना चाहते हैं, कोई लॉजिक चलाना चाहते हैं, तो वो कैसा लॉजिक काम कर रहा है और उसमें क्या क्या चीज़ें, कई बार एरर्स होती हैं या आप सीक्वेंस वाइज चलना चाहते हैं क्या क्या हो रहा है, तो आप क्या करते हैं कि वो चीज़ें आप कंसोल पे प्रिंट करा करा कर चेक करते हैं कि आपका कोड कैसे चल रहा है और क्या क्या चीज़ें उसमें एग्जीक्यूट हो रही हैं। बेसिकली ये आपका डीबग करने के काम आता है कोड को, उसमें एरर ढूंढने के और उसको ठीक करने के काम आता है, और बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि कोड को बहुत ज़्यादा बार डीबग करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। ये आपके 4 तरीके हम लोगों ने देख लिए आउटपुट शो करने के। एक इनर एचटीएमएल से, यानी कि आप एलिमेंट को चेंज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, विंडो अलर्ट से पॉपअप के फॉर्म में, कंसोल डॉट लॉग पे। अब हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की। जो लोग प्रोग्रामिंग से अवेयर नहीं हैं बिल्कुल भी, मैं उनको लिए एकदम स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप वेरिएबल को एक कंटेनर की तरीके से मान सकते हैं जिसमें आपको कोई वैल्यू या कोई डेटा स्टोर करके रखना है, ठीक है। जब आपको वो डेटा स्टोर करना है, जब भी आपके पास कुछ भी डेटा, जैसे हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि आपको किसी सर्कल का एरिया निकालना है और आप यूजर से इनपुट करवा रहे हैं वैल्यू, तो वैल्यू कहीं स्टोर होनी चाहिए, तभी आप उस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी वैल्यूज स्टोर करते हैं, वो जिस चीज़ में स्टोर करते हैं, जिस कंटेनर में स्टोर करते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का एक अपना नाम होता है और एक टाइप होता है। वेरिएबल में 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका नाम होता है और एक टाइप होता है। नाम, जिसे आइडेंटिफायर कहा जाता है, ठीक है। हर वेरिएबल का अपना यूनिक नाम होता है, उसके जैसा दूसरा वेरिएबल नहीं होता है उस स्कोप के अंदर। स्कोप क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। उस स्कोप के अंदर उसके जैसा कोई नाम का दूसरा वेरिएबल नहीं होता है। आइडेंटिफायर के थ्रू आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, यानी अगर आपको उसमें वैल्यू चेंज करनी है तो आप उस आइडेंटिफायर के थ्रू करेंगे। उस पर कोई कंप्यूटेशन चलानी है तो आप उस आइडेंटिफायर के थ्रू ही करेंगे। उस आइडेंटिफायर के थ्रू उस कंटेनर में जो वैल्यू पड़ी है उन पर एग्जीक्यूशन होता है। आइडेंटिफायर के लिखने, क्या क्या आप नाम दे सकते हैं वेरिएबल को, क्या क्या नहीं दे सकते हैं, उसके रूल जो रहते हैं वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाले ही जावा स्क्रिप्ट में भी रहते हैं। बेसिकली वही रहता है कि आप किसी नंबर से किसी को नहीं, आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और उसमें हाइफन नहीं देंगे, केस सेंसिटिव रहता है। ये कुछ चीज़ें रहती हैं, रूल्स रहते हैं। आप कहीं पे भी किसी भी साइट को रेफर कर सकते हैं जहाँ पर आप आइडेंटिफायर को बनाने के रूल्स पढ़ सकते हैं क्या क्या रहते हैं। कीवर्ड्स को, यानी जो जावा स्क्रिप्ट के अपने रिजर्व वर्ड्स हैं, आप उनको आइडेंटिफायर के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। ये चीज़ें रहती हैं। जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स भी रहते हैं, लेकिन डेटा टाइप्स आपको, जैसे सी प्लस प्लस, सी या जावा है, या जो आपकी टाइप स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर ही। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के साथ ऐसा है कि आपको पाइथन की तरीके, आपको जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का टाइप आपको नहीं बताना पड़ेगा। उस वेरिएबल में जब वो वैल्यू जाएगी तब वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना टाइप डिसाइड कर लेगा। कुछ कुछ चीज़ें हम वेरिएबल के साथ करने की कोशिश है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको वैर लिखना है। वैर मतलब कि वेरिएबल,
उसके बाद आप उसका आइडेंटिफायर देंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं r देता हूँ, ठीक है, और मैंने इस r में वैल्यू असाइन कर दी, मान लीजिए 10, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ देखिए, हमने r की वैल्यू 10 डाली थी, हमने रेडियस ऑफ सर्कल कंसोल ये विंडो डॉल अलर्ट किया आउटपुट शो करने के लिए, और उसमें यहाँ पर r की वैल्यू को रिप्लेस करके 10 कर दिया। क्यों 10 कर दिया? वजह यही थी कि r एक्चुअल में एक कंटेनर है जिसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है 10, और जब हमने उसको r दिया तो वो ये समझ गया कि हमें r के कंटेनर में जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है, तो उसने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इस वेरिएबल डिक्लेरेशन में, जो जिन लोगों ने भी सी पढ़ ली होगी, कहीं पर भी टाइप नहीं बताया है, हमने उसको केवल वेरिएबल r बताया है और उसने उसको एक इंटीजर की तरीके ले लिया है। अगर हम चाहें तो सेम तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं, str इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये दो वेरिएबल हो गए, ठीक है, एक स्ट्रिंग है और एक आपका इंटीजर है, और हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग और इंटीजर को जोड़ के प्रिंट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अभी भी आ गया। रीजन है इसकी, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल ऑफ होता है, ये दो ऑपरेटर होते हैं, उनके थ्रू चलेंगे। आज मैं जो बेसिक चीजें हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं आज छोड़ रहा हूँ इस वजह से, बहुत जो बेसिक बेसिक है आप उनको खुद से पढ़िएगा। अगर आप आज उनको पढ़ने के बाद मेरे को कल बताएंगे कि अगर आपको बेसिक चीजें नहीं समझ में आई हैं, तब फिर हम वो बेसिक चीजें जो आप खुद से आज पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम फिर कवर करेंगे, और अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तब फिर हम सीधे आगे के कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। अदरवाइज हम बेसिक चीजें भी क्लियर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। तो ये वेरिएबल बताने का तरीका हो गया, हमने इसमें टाइप नहीं बताया, डिक्लेरेशन नहीं किया, ठीक है। आप इसको एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते थे, जैसे आप इसको यहाँ की जगह इस जगह ले जाएं तो भी ये किया जा सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ हो गई, ये जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स हो गए। ये आपका एरिया कंप्यूटेशन करने में, कोई लॉजिक चलाने में, या आपका कोई भी लूप चलाने में, इफ एल्स की कंडीशन लगाने में वेरिएबल्स का बहुत यूज़ होगा। जो लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है उन्हें पता होगा कि वेरिएबल्स का क्या यूज़ रहता है। अब हम स्कोप की बात करते हैं। जब स्कोप का मतलब रहता है कि विजिबिलिटी आपकी कहाँ पर है। जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप ये मान लें ये पूरा एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, यानी एक स्क्रिप्ट है, लेकिन इसमें दो मेथड है, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से हटा देते हैं।
और यहाँ लिख देते हैं। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल की स्कोप, यानी कि वेरिएबल को, किसी वेरिएबल को कहाँ तक यूज किया जा सकता है, इसके दो स्कोप डिफाइन थे पहले से। एक था ग्लोबल स्कोप और एक था फंक्शन स्कोप। ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब है? ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो पूरे स्क्रिप्ट में कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप चाहें तो ये जो आपका विंडो डॉट अलर्ट है, यहाँ पर यूज कर सकते आप फंक्शन, ये जो वेरिएबल हैं वो माई फंक्शन 1 और माई फंक्शन 2 से बाहर डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको माई फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं एंड माई फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। विंडो डॉट अलर्ट एंड आर इनटू 2 डबल करके प्रिंट करा सकते हैं। देखिए, एक आपका हो गया फंक्शन 1, स्क्रिप्ट को सॉरी स्क्रिप्ट को रीलोड करना रहेगा। तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका, हमने r को 2 से मल्टीप्लाई करा के प्रिंट कराया तो ये हो गया 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, 20 प्रिंट हो रहा है एंड रेडियस प्रिंट हो रही है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये जावा में पब्लिक और प्राइवेट हमने किया था, वैसे ही यहाँ पे स्कोप है क्या? हाँ वैसे ही है, लेकिन पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का अलग यूज था और इसका यूज अलग है। अब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इज लाइक आपके सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है, कि आपके कोड को कौन एक्सेस कर सकता है और कौन आपको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन स्कोप वो चीज नहीं होती है। स्कोप का मतलब होता है कि आपका वेरिएबल उस प्रोग्राम में कहाँ तक यूज हो सकता है, बस। यानी कि उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस कहाँ तक रहता है। जैसे आपका कोई कोड है जावा में और आप उसको पब्लिक बनाते हैं या प्राइवेट बनाते हैं या प्रोटेक्टेड बनाते हैं, तो वो कोड तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका यूज लिमिटेड हो जाता है। यूज लिमिटेड हो जाने का मतलब है कि अगर पब्लिक है तो उसको सब लोग यूज कर पा रहे हैं, मतलब अक्रॉस द प्रोजेक्ट यूज कर पा रहे हैं। लेकिन स्कोप के साथ ऐसा नहीं है। स्कोप के साथ उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। प्राइवेट बनाने से आपके कोड का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, प्राइवेट बनाने से उसका केवल यूज खत्म होता है। उसके यूज लिमिट रहता है कि उसको कुछ क्लासेस यूज कर सकती हैं, कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। जैसे ये अगर आप देख रहे हैं तो ये ग्लोबल है, यानी ये इसको भी अवेलेबल है और ये इसको भी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू को चेंज कर दूं एंड r इज इक्वल टू r इंटू 2 कर दूं, ठीक है, और अभी हम इसको करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होगा। अभी रेडियस ऑफ सर्कल 10 आ रहा है। अभी क्या हुआ हमें नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन अब रेडियस ऑफ सर्कल 20 हो गया। हुआ क्या एग्जैक्टली, कोड में चलते हैं। जब आपका पहली बार मैंने स्टार्टेड चलाया तो उसने विंडो डॉट अलर्ट प्रिंट किया जो रेडियस ऑफ सर्कल 10 था। लेकिन जब हमने स्टॉप इट वाला चलाया तो स्टॉप इट में ये मेथड कॉल हुआ, उसने क्या किया, जो r की वैल्यू है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि यही r की वैल्यू थी, क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है, यानी ये पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल है। तो सेम r की वैल्यू उसने 2 से मल्टीप्लाई करके उस r में सेव करा दी। और जब मैंने फिर से पहला चलाया तो अब क्योंकि r की वैल्यू डबल हो चुकी थी, इसलिए अगली बार वो 20 प्रिंट हुआ। तो एक्चुअल में ये पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल है, यानी ये इसका एग्जिस्टेंस है। लेकिन अब मैं उसकी जगह क्या करूं कि यहाँ पर वेरिएबल r बनाऊं और इसकी वैल्यू कर दूं मैं 10, ठीक है। और अब इसको फिर से चलाते हैं। अभी रेडियस ऑफ सर्कल इज 10, ठीक है।
इसको यहाँ पे और दिखा देता हूँ तब समझ में आएगा। विंडो डॉट अलर्ट आर, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 20, ठीक है। फिर से चलाते हैं, अभी भी 10। क्यों 10 रहा? क्यों 10 रहा? 10 रहने की वजह ये थी कि पहले जब हमने ये वेरिएबल r इज इक्वल टू 10 इसमें नहीं लिखा था, तब ये क्या कर रहा था, ग्लोबली जो r अवेलेबल था उसको यूज कर रहा था, ठीक है। इसमें लेकिन फंक्शन 2 में कोई r का डिक्लेरेशन नहीं है, तो उसके लिए जो r वेरिएबल है वो ग्लोबल वाला अवेलेबल है। लेकिन जो ये वाला फंक्शन था, इसके लिए r जो अवेलेबल है वो इसके फंक्शन वाला अवेलेबल है, ठीक है। और इस वजह से जब हमने r की वैल्यू चेंज करी तो जो ग्लोबल वाला r था वो तो चेंज हो गया, लेकिन जो इस फंक्शन के अंदर r था वो नहीं चेंज हुआ। तो इस फंक्शन के जो r का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इस फंक्शन के r का जो एग्जिस्टेंस है वो इस फंक्शन के साथ ही खत्म हो जाता है। अगर ये फंक्शन ना चले, यानी कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर से मेमोरी में r नाम का एक कंटेनर बनेगा, उसमें 10 वैल्यू जाएगी और उस पर एग्जीक्यूशन होगा, और जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, r का मेमोरी में से हट जाएगा, मेमोरी में से क्लीन हो जाएगा, मेमोरी में जगह ही नहीं रहेगी उस r के लिए कहीं पर भी। लेकिन जब तक आपकी स्क्रिप्ट लोड है, ग्लोबल वेरिएबल रहेगा। तो ये डिफरेंस है आपके एक्सेस मॉडिफायर में, इसीलिए हमने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को एक्सेस मॉडिफायर कहा था, कि हम उन पे एक्सेस की लिमिट लगा रहे हैं। ये स्कोप है कि वो उसका एग्जिस्टेंस ही कहाँ तक है, ठीक है। तो ये दो तरीके के स्कोप जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल थे, एक ग्लोबल स्कोप और एक फंक्शन स्कोप, ठीक है। फंक्शन स्कोप यानी कि आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वो केवल उस फंक्शन तक लिमिट रहेगा, और एक ग्लोबल स्कोप था यानी कि आप ऊपर डिक्लेयर करेंगे और वो पूरे फंक्शन में, आपके पूरे जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट में अवेलेबल रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी वेरिएबल को केवल एक फंक्शन के अंदर भी केवल एक छोटे से पार्ट में ही चाहिए होता है, बाकी पूरे पार्ट में नहीं चाहिए होता है। जैसा कि हम लोग ने अगर प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत देखा हो, तो जो कुछ भी कोड ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है उसको ब्लॉक कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कोई लूप चला रहे हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट चला रहे हैं, तब क्या होता है कि आपको कुछ वेरिएबल्स ऐसे चाहिए होते हैं जो केवल इसके अंदर तक ही चलें और इसके बाद खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम थी कि उसमें दो ही तरीके के आपके स्कोप थे, एक ग्लोबल था और एक फंक्शन था। यानी कि अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू को, ठीक है, मैं यहाँ पे r की वैल्यू को चेंज कर दूं, 5 कर देता हूँ, फाइव इसको चलाकर देखते हैं कि क्या करेगा। रेडियस ऑफ सर्कल 10 प्रिंट हो रहा है और फिर रेडियस ऑफ सर्कल 5 प्रिंट हो गया। कैसे हुआ ये, इसको बल्कि हम विंडो की जगह कंसोल पे चला के देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। console.log
जब हमने दोबारा कंसोल पे प्रिंट कराया तो इस r की जो वैल्यू थी वो 10 से चेंज होके 5 हो गई। यानी कि आपका ये जो वेरिएबल था इसका स्कोप केवल इस ब्लॉक तक नहीं रहा, वो इस ब्लॉक के बाहर भी आ गया, उसका एग्जिस्टेंस उसके बाहर भी बना रहा। पहले हम ग्लोबल स्कोप देख रहे थे कि पूरे स्क्रिप्ट में अवेलेबल था, फिर हमने फंक्शन में देखा कि फंक्शन के अंदर वो क्या था, फिर हमने सोचा कि चलो इसको एक ब्लॉक के अंदर लिमिट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई लूप चलाना होता और लूप चलाने के लिए आप एक काउंटर रखते कि लूप कितनी बार चल गया है, तब आपका अगर वही काउंटर का वेरिएबल का नाम आपके उसी फंक्शन में किसी और चीज से रहता तो क्या होता, वो रिप्लेस होता जाता। ठीक है, जिन लोग को लूप और वो नहीं पता है आप आज एक बार पढ़ के देखिएगा, नहीं होगा तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि ये इस वेरिएबल को मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस किए दे रहा है, इसका स्कोप बाहर भी मेंटेन रह रहा है। कोई भी पैरामीटर नहीं दिए एंड देन ब्रेसेस के अंदर आप कोड लिखते हैं अपना, लेकिन ये लिखा रहेगा कभी चलेगा नहीं, तब तक नहीं चलेगा जब तक कोई इसको कॉल नहीं करेगा। ठीक है, इसमें आर कर देते हैं, यहाँ का आर हटा देते हैं। इसको कॉल करने के क्या तरीके हैं, इसको आप किसी बटन से क्लिक करवाइए, पेज के लोड होने पे इन्वोक करवाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको इन्वोक करवाना पड़ेगा। इसको इन्वोक करने के लिए क्या तरीका है कि कोई इसको कॉल करे या कोई एक और मेथड इसको कॉल करे। जैसे मान लीजिए ये था, ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, वेरिएबल r इज इक्वल टू 5 लिख दिया। अब ये इसमें फंक्शन का कॉल वेरिएबल हो गया, मैंने इसको माई फंक्शन के अंदर मैंने इस r के साथ कॉल कर दिया। अब आप देखिए कोड में क्या हो रहा है, मैंने माई फंक्शन 2 है मेरे पास। ठीक है, माई फंक्शन 2 में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल r इज इक्वल टू 5, तो वो इस फंक्शन के स्कोप का रहेगा, ग्लोबल स्कोप का नहीं रहेगा। मैंने इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल किया जो फंक्शन माई फंक्शन था। ठीक है, और उसमें मैंने इस r की वैल्यू को पास किया। ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि वो इस r की वैल्यू को ले रहा है और 2 से मल्टीप्लाई करके कंसोल पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे चलता है। अभी ये देखिए नॉट अ नंबर प्रिंट हो रहा है। क्यों नॉट अ नंबर प्रिंट हो रहा है? जब मैंने माई फंक्शन 1 को कॉल किया। क्यों? देखिए, जब आपने बटन 1 में लगाया था माई फंक्शन, ठीक है, और माई फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि उसको एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, और वेरिएबल चाहिए, उस वेरिएबल पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपने यहाँ से इसको बिना किसी वेरिएबल के कॉल कर लिया, तो जब बिना किसी वेरिएबल के कॉल किया तो r कोई नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने उधर से कुछ भेजा नहीं, तो r में तो कुछ आया नहीं, तो ये कोई नंबर नहीं है, तो उसने कंसोल पे क्या प्रिंट किया, नॉट अ नंबर। ये भी एक तरीके का टाइप हो जाता है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन अगर आप इसी की जगह स्टॉप इट कॉल करते हैं तो 10 प्रिंट हो रहा है। यानी कि जब माई फंक्शन 2 कॉल हुआ तब उसने r की वैल्यू को 5 बनाया और इस 5 को पास किया माई फंक्शन 1 में, एंड देन माई फंक्शन ने जो है इसको r इसमें इसकी वैल्यू उसको मिली 5, इसने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड कंसोल पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसकी जगह पर आप ये भी कर सकते थे कि आप रिटर्न करा सकते थे, रिटर्न r इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल s is equal to my function r and console
इसको हम करके 10 और 15 प्रिंट हो रहा है। कैसे 10 एंड 15 प्रिंट हो रहा है देखते हैं। माई फंक्शन 2 कॉल हुआ, आर की वैल्यू 5 थी, ठीक है। आर की वैल्यू 5 होने से उसने क्या किया कि आर की वैल्यू 5 डिसाइड करी एंड देन माई फंक्शन को कॉल किया। माई फंक्शन को कॉल किया और उसमें आर को पास किया, तो आर की वैल्यू गई यहाँ पे 5, ठीक है। 5 आया, कंसोल डॉट लॉग किया, 5 इंटू 2 तो 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसने अपना ये लाइन चला दी 8 वाली। उसके बाद अगली लाइन में उसको मिला कि आपको रिटर्न करना है r इंटू 3, यानी कि 5 r में जो वैल्यू आई थी 5 इंटू 3 यानी कि 15 आपको रिटर्न करना है। रिटर्न कहाँ पे करना है? जिस लाइन में आपको कॉल किया था। किस लाइन ने कॉल किया था? लाइन नंबर 15 ने कॉल किया था। तो इसने यहाँ से 15 को रिटर्न किया यहाँ पर, तो यहाँ आया 15 किस में जाके असाइन हो गया? वेरिएबल s इज इक्वल 2 में, क्योंकि यहाँ से कॉल हुआ था तो वो 15 s में असाइन हुआ। और देन जब हमने कंसोल डॉट लॉग किया s, तब वो 15 प्रिंट हो गया। ये समझ में आ गया ना सबको? रिटर्न वाला पार्ट समझ में आया ना? इसने यहाँ से 5 इंटू 3 को रिटर्न किया, वो s को मिला एंड देन s जाके यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट किया। तो अभी हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके देखे। एक, जब इन्वोक हुआ यानी कि जब किसी ने बटन पर क्लिक किया, चाहे बटन 1 पे किया हो या बटन 2 पे किया हो। और दूसरा हमने क्या देखा कि एक फंक्शन के अंदर से ही कॉल हुआ, ठीक है। क्लिक करने के अलावा भी और सारी चीजों से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पेज अगर आपका लोड हो गया है तब कोई फंक्शन चल जाए या कोई स्क्रिप्ट कॉल हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में जो चीजें थी वो इवेंट्स क्या होते हैं। तो जब आपके पेज में कुछ होता है, बेसिकली इवेंट का मतलब है कि जब आपके पेज में कुछ हो रहा है किसी एलिमेंट के साथ, वो इवेंट है, सिंपल। जावा स्क्रिप्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप उस एक्शन पे, जो भी चीज आपके HTML एलिमेंट के साथ हुई है, उस पर आप रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पेज में बटन क्लिक हुआ, क्लिक होना इज इवेंट, ठीक है, कि क्लिक हो रहा है वो एक आपके में इवेंट हो रहा है आपके पेज पे। लेकिन क्लिक होने पर आप चाहें तो रिएक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं आप उस पेज पर रिएक्ट करने के लिए, उस इवेंट पर रिएक्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे ऑन क्लिक पे कुछ ना करें, ठीक है, इसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं, और यहाँ पे माई फंक्शन 1 जो था, इसको ऐसे लिखते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन 3 console.log और यहाँ से हम माई फंक्शन, लेकिन इस माई फंक्शन 3 को कहीं से कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका पहला बटन है यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया ऐसे खाली। अभी चलाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। अब बटन क्लिक हो रहा है, इवेंट हो रहा है, पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जावा स्क्रिप्ट को उससे जोड़ा नहीं, तो आपकी जावा स्क्रिप्ट ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। स्टॉप इट में आपने स्क्रिप्ट में लगाया था, तो आपने वो माई फंक्शन 2 को कॉल किया था, तो वहाँ से हो रहा है। तो इवेंट पर रिएक्ट करना या ना करना इज योर चॉइस, ठीक है। वो चॉइस आपको जावा स्क्रिप्ट देती है। जावा स्क्रिप्ट में लगाने का क्या तरीका है, जो आपका सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स ये है कि आप एलिमेंट का नाम लिखते हैं, जो इवेंट पे आपको कि क्या हो तब उसे ये करे, ठीक है, और फिर वहाँ पे आप कुछ जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। जैसे आपको इस एग्जांपल में दिख रहा होगा कि ये बटन है, बटन आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। ऑन क्लिक एक इवेंट है, यानी कि जब उस बटन पे क्लिक हो तब, और उसके बाद एक जावा स्क्रिप्ट का कोड है कि इसे HTML में डेट लिख दो, या आप
जैसे अभी हम लोग अभी तक देख रहे थे कि हमारी स्क्रिप्ट में एक फंक्शन लिखा हुआ था और हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, ठीक है। जैसे अगर आप इसी का तरीका उठाएं और इनर HTML ले लें एंड वहां पर डेट मेथड को कॉल कर दें। देखिए दिस का मतलब होता है वही एलिमेंट, ये जो दिस है, दिस का मतलब होता है वही एलिमेंट जिसके अंदर है, जिस पे काम हो रहा है। तो हमने क्लिक पे लगाया था, ऑन क्लिक पे, कि वो उसी एलिमेंट को चेंज करके वहां पे डेट को कॉल कर दे। तो उसने क्या किया कि वहां पर पूरा का पूरा डेट ही लिख दिया। अभी पहले क्या लिखा हुआ था, वहां पर स्टार्टेड लिखा हुआ था, पर वो उसको चेंज करके वहां पे डेट फंक्शन को कॉल करना चाहता है। डेट पहले से जावास्क्रिप्ट में कोई मेथड बना होगा जो उसकी जावास्क्रिप्ट की जो इनबिल्ट लाइब्रेरी है उसमें, और उसने वो कॉल कर दिया, जिस वजह से स्टार्टेड की जगह ये लिख कर आ गया पूरी डेट। तो आप ये कर सकते हैं, क्लिक पर एक्शन ले सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इवेंट्स के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है डॉक्यूमेंट। चाहता था यहाँ तक का, क्योंकि इसके बाद बहुत चीजें हैं जो आपको यूज आएंगी, ठीक है। बट मेरे को नहीं लगता कि अभी हमें टाइम परमिट करेगा कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को कवर करें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम इस आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं। कल हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से आगे चलेंगे। आज जो आपको करना है वो ये कि जो हम लोगों ने साइट देखी थी W3 स्कूल, उस पर जाइए शुरू से लेके एंड तक के लिए, जहाँ पे जो जो टॉपिक आज आपने पढ़े हैं, जावा स्क्रिप्ट, आउटपुट निकालना, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का स्कोप, फंक्शन, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपके एग्जांपल्स हैं उनको चला चला कर देखिए, ऑपरेटर्स पढ़िए, इफ एल्स पढ़िए, लूप पढ़िए, ठीक है। आप ये सारी चीजें पढ़िए। आज जो आपने क्लास में पढ़ी हैं वो उसके अलावा जो बेसिक प्रोग्रामिंग की चीजें होती हैं, कंडीशंस लगाना, नेस्टेड लूप लगाना, स्विच लगाना, लूप लगाना, ये पढ़िए। अगर आपको ऑपरेटर्स, लूप वगैरह ये सब नहीं समझ में आते हैं तो आप लोग आज शाम तक जो है वो आपके जो सीनियर हैं गौरव, उनको कन्वे कर दीजिएगा, जिससे कि वो मेरे को मैसेज कर देंगे। तो मैं कल की क्लास में वो बेसिक टॉपिक ले लूंगा। अदरवाइज हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे जाएंगे और फिर कल से कॉम्प्लेक्स चीजें लेना शुरू कर देंगे। मेरे प्लानिंग में जावा स्क्रिप्ट 2 दिन में था कवर करने का, लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग से अवेयर नहीं हैं, इस वजह से चीजें टाइम लेंगी। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों को बेसिक चीजें नहीं क्लियर होंगी तो हम पहले वो क्लियर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे और इसको 2 की जगह 3 या 4 सेशन तक एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और बहुत ज्यादा अच्छे से यूज की जा सकती है आपके पेज में, ठीक है। ये अपने आप में जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है इसी को समझने में काफी टाइम लग सकता है। असिंक कॉल्स हमें समझनी है, एजेक्स कॉल समझनी है, तो कॉम्प्लेक्स चीजें समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके बेसिक अच्छे से आ जाएं। तो आप आज अच्छे से जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और शाम तक, ठीक है, 8-9 बजे तक आप अपने सीनियर को ये कन्वे कर देंगे कि आप में से ज्यादातर लोग या आपका कोई ग्रुप बना हो जिसमें आप ये बता दें कि आपको चीजें क्लियर हैं तो हम कॉम्प्लेक्स चीजें पिक करें, नहीं तो पहले इजी वाली जो हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको गो थ्रू कर लें, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है? सर मेरा डाउट लाइक वो जो आपने प्रोजेक्ट दिया था उससे रिलेटेड है थोड़ा सा कि बताइए। जब जब हम लॉग इन स्लैश साइन अप कर रहे हैं तो हमें साइन अप के लिए पूरा एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो अपनी डिटेल्स डालेगा। हाँ, वो आपके डिज़ाइन का पार्ट है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप बेसिक चीज़ें भी डाल सकते हैं कि वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दे, अपना स्टूडेंट आईडी डाल दे, या टीचर अपना एम्प्लॉय आईडी डाल दे और उससे आपका पासवर्ड सेव हो जाए, ठीक है। वो चीज़ आप सोच सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल सेव कराना चाहते हैं तो वो सोच सकते हैं। देखिए फीचर आपको प्रोडक्ट टीम बताती है, उस फीचर को बनाना कैसे है, क्या क्या सेव कराना है, वो टेक का काम है। तो आपको ये सोचना है
जो आप प्रोग्रामिंग में सीखते हैं ना, कॉर्नर केसेस एंड केसेस सोचना, वो यही है कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको लगानी है, वो आपको सोचना है। और सर दिस इज जैसे कि बोलिए। मैं आईडी पासवर्ड एंटर करवाऊंगा, तो इसके लिए भी मेरे को डेटाबेस अलग से लेना पड़ेगा, और वो मैच कैसे करेगा कि उसने सही एंटर करा है? हाँ, तो वो चीज़ हम सीखेंगे। डेटाबेस होगा, डेटाबेस में आईडी पासवर्ड जाएगा, वहाँ पे जाके पूरा बैकएंड पे लॉजिक चलेगा। जब हम बैकएंड डेवलपमेंट सीखेंगे तब हम सीखेंगे कि कैसे बैकएंड पे डेटा को भेजकर और डेटा निकाल कर वहाँ पर पूरी प्रोग्रामिंग करी जाती है, पूरा बैकएंड डेवलप किया जाता है। फ्रंट एंड पर नहीं चेक होता है। फ्रंट एंड पर तो आपके पास यूज़र का नाम और पासवर्ड है ही नहीं। आपके ब्राउज़र में थोड़ी हर यूज़र अपना पासवर्ड वो सेव करा के रखेगा। आपके पास लाखों यूज़र है, सब अपनी अपनी मशीन पे चला रहे हैं, तो आपको तो आपने डेटाबेस में रखना पड़ेगा ना कि किस यूज़र का क्या पासवर्ड है, तभी तो आप उसे साइट एक्सेस देंगे। अगर आपके पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट पर उसको एक्सेस ही क्यों देंगे? ओके सर। और एक ये था कि जब टीचर फिलिंग कर रहा होगा स्टूडेंट के मार्क्स, तो सर वो फिलिंग के लिए कॉलम मतलब कैसे बनाए, उस डिजाइन कैसे करें कि वो फिल करे और वो डेटाबेस में चला जाए, और उसी को फिर हम हाँ, स्टूडेंट के लिए दिखाते हैं? देखिए डेटाबेस में जाना एंड वो कैसे डेटाबेस में जाएगा और कैसे वहाँ पर उसमें प्रोसेसिंग होगी, दैट इज पार्ट ऑफ बैकएंड एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे आगे की क्लासेस में। कैसे डिजाइन हो, कैसे फ्रंट एंड पर दिखे, वो आप लोगों को सोचना है। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि यहाँ से अब आपकी इमेजिनेशन को पंख लगने चाहिए, कि वो सोचिए कि आपका फ्रंट एंड कैसा दिखना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसी कोई साइट यूज करने को मिले तब आप कैसा चाहेंगे कि आपका वेब पेज कैसा दिखे। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिवोल्यूशन ना, कि जब आप प्रोजेक्ट सब लोग अलग अलग बनाएंगे तब किसने कैसा सोचा, किसने फ्रंट एंड कैसा सोचा, किसने डायनेमिक कैसे बनाया प्रोजेक्ट को, कैसे किसकी वेबसाइट कैसे कितनी रिस्पॉन्सिव है, कैसे बैकएंड है, वही चीज़ें तो आपके इवोल्यूशन में चेक होंगी ना। तो आप सोचिए कि आपका फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सर। हेलो। ओके। थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? सर जहाँ तक पढ़ा है वो और वहाँ तक किसी को कल कोई डाउट? पीडीएफ पीडीएफ मिल सकता है क्या? जहाँ जहाँ अच्छा पीपीटी मिल सकता है। पीपीटी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, मैं देख लूँगा। मैं आपके सीनियर को शेयर कर दूँगा, वो आप लोग को शेयर कर देंगे। ठीक है। थैंक यू सर। वैसे आप W3 स्कूल्स को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। मैं भी उसी को रेफ़र करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं। मतलब बेसिक से जब हम लोग कॉलेज में थे तब सीखने के लिए, बेसिक सीखने के लिए हम उस साइट को रेफ़र करते थे। और अच्छी साइट है वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बाकी मैं पीपीटी शेयर कर दूँगा अगर आपको ये देखना है कि क्या-क्या टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। यस सर। सर साइट का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। W3 स्कूल्स आप गूगल करिएंगे तो मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ क्या? ये रहा w3schools.com। इसमें ट्यूटोरियल्स हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, मतलब बहुत ज़्यादा है। आप जो जो पढ़ रहे हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, फिर नो सर। आज की क्लास हम यहीं पे रैप अप करते हैं। ठीक है। आज आप लोग सब लोग पूरा बेसिक पढ़ लीजिएगा।